नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं फिर हाजिर हुआ हूं एक नया कंटेंट लेकर। आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। आज मैं इस वीडियो में आपके पृथ्वीराज चौहान की पूरी हिस्ट्री बताने वाला हूं, तो मेरे साथ बने रहिए एंड तक इस वीडियो में। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत ही ज़्यादा शेयर करें। तो आइए जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो भारत की पवित्र धरती पर सदियों से कई वीरों ने जन्म लिया और उन्होंने भारत माता की आन बान और शान के लिए खुद के जीवन की आहुति भी दे दी। ऐसे ही वीर राजा पृथ्वीराज चौहान हुए, जो चौहान वंश में जन्मे और आखिरी हिंदू शासक थे, जिन्होंने मात्र 11 वर्ष की उम्र में पिता की मृत्यु के बाद दिल्ली और अजमेर का शासन संभाला और उसका विस्तार भी किया। कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी से युद्ध करके उसका राज्य शासन पर कब्जा कर लिया। उसके बाद ऐसा कोई भी हिंदू राजा नहीं हुआ जिन्होंने अपनी वीरता को इस तरह साबित किया हो। तो आइए जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के प्रारंभिक जीवन के बारे में। महान शूरवीर और पराक्रमी योद्धा पृथ्वीराज चौहान का जन्म सन 1149 में पाटन, गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम महाराजा सोमेश्वर था और माता का नाम कर्पूरा देवी था। इनके पिता अजमेर के राजा थे और 11 वर्ष की उम्र में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। तब इन्होंने छोटी उम्र में ही अजमेर का कार्यभार संभाला और अजमेर के उत्तराधिकारी बने। इनका जन्म इनके माता पिता के विवाह के 12 वर्ष के बाद हुआ था, जिसके कारण राज्य में कई लोगों को इनके उत्तराधिकारी बनने पर नापाबंदी थी, जिसके कारण में हमेशा से इनके विरुद्ध षड्यंत्र रहते थे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने एक कुशल शासक बन के जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे और पृथ्वीराज चौहान ने सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ से उन्होंने शिक्षा ली थी और पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध की भी शिक्षा ग्रहण की और आगे चलकर एक कुशल योद्धा बने। इन्हें राय पिथौरा भी कहा जाता था और बचपन से ही कुशल योद्धा थे। अपने बाल्यकाल से ही शब्द भेणी बाण विद्या का अभ्यास किया था, जिसके जरिए वे बिना देखे आवाज के आधार पर बाण चला सकते थे। पृथ्वीराज चौहान ने संस्कृत, प्राकृत, पैशाची, शौरसेनी, मागधी और अपभ्रंश भाषा समेत 6 भाषाओं का ज्ञान लिया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने मीमांसा, वेदांत, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान, गणित और चिकित्सा शास्त्र का भी उन्होंने ज्ञान लिया था। ये अश्व और हाथी नियंत्रण विद्या में भी बहुत माहिर थे। पृथ्वीराज चौहान की माता कपूरी देवी अपने पिता की एकमात्र संतान थी, जिसके कारण कपूरी देवी के पिता महाराजा अंगनपाल, जो कि दिल्ली के राजा थे, उन्हें इस बात की चिंता खाई जा रही थी कि उनके बाद उनके साम्राज्य का कार्यभार कौन संभालेगा। इस प्रकार विचार करते हुए उन्हें अपनी मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान को उत्तराधिकारी बनाने का सुझाव आया। तब वे पृथ्वीराज चौहान के पिता और माता दोनों की सहमति से पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली के उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया और फिर सन 1166 में महाराजा अंगनपाल की मौत होने के बाद दिल्ली की गद्दी पर नए राजा के तौर पर पृथ्वीराज चौहान का राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने पिता की मृत्यु के बाद अजमेर का भी कार्यभार संभाला और उसके बाद दिल्ली तक अपने साम्राज्य को फैलाया। उसके बाद उन्होंने पड़ोसी राज्य तक अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए चंदेल शासकों को भी पराजित कर दिया और चालुक्य वंश के राजाओं से भी युद्ध लड़ा और एक कुशल शासक बनकर प्रजा की उम्मीदों पर वो खरा उतरे। जनता की भलाई के लिए भी अनेक साहसिक कार्य उन्होंने किए। अब आइए जानते हैं पृथ्वीराज चौहान और राजकुमारी संयोगिता की प्रेम कहानी के बारे में। तो पृथ्वीराज चौहान और राजकुमारी संयोगिता की प्रेम कहानी बहुत ही रोचक है। संयोगिता राजा जयचंद की पुत्री थी, जो कन्नौज के राजा थे। संयोगिता बचपन से ही काफ़ी सुंदर थी और वह अपनी सहेलियों से पृथ्वीराज चौहान की वीरता के कई सारे किस्से सुने हुए थे, जिसके कारण वह पृथ्वीराज चौहान को एक बार देखना चाहती थी। उसी बीच एक बार दिल्ली से पन्ना राय नाम के चित्रकार दिल्ली के सौंदर्य और राजा पृथ्वीराज के चित्र को लेकर कन्नौज आए थे। जब रानी संयोगिता को इस बारे में पता चला तो वह उस चित्रकार को अपने पास बुलवाया और संयोगिता ने चित्रकार पन्ना राय को पृथ्वीराज चौहान की तस्वीर दिखाने के लिए आग्रह किया। तस्वीर देखते ही संयोगिता पृथ्वीराज चौहान पर मोहित हो गई और जिसके बाद वो चित्रकार पन्ना राय को अपनी तस्वीर बनाकर अपनी मन की बात पृथ्वीराज चौहान को कहने के लिए कहती है। फिर चित्रकार पन्ना राय रानी संयोगिता का चित्र बनाकर पृथ्वीराज चौहान के सामने प्रस्तुत करती है और उनके मन की बात भी बताती है। तस्वीर में संयोगिता की सुंदरता को देख पृथ्वीराज चौहान भी उन पर मोहित हो जाते हैं। धीरे धीरे वे एक दूसरे को प्रेम पत्र लिखते हैं और दोनों का प्रेम और भी बढ़ने लगता है। और अब संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी धीरे धीरे राज्यों के अन्य लोगों को कानों में भी आने लगी।
जब इस बात का पता संयोगिता के पिता जयचंद को चलता है तब वो संयोगिता का स्वयंवर आयोजित करते हैं, क्योंकि जयचंद पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी थी, जिसके कारण वे नहीं चाहते थे कि दोनों आपस में शादी करें। और जयचंद ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर आयोजित किया, जहाँ पर अनेक देश के राजकुमारों को बुलवाया गया। वहाँ पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने के लिए जयचंद ने किले के बाहर दरवाजे पर द्वारपाल के जगह पृथ्वीराज चौहान के पुतले को लगाने का आदेश दिया। और संयोगिता के पहले से ही पृथ्वीराज चौहान को पत्र में खुद को अगवा करने का संदेश भेजती है। उसके बाद जब संयोगिता वरमाला पहनाने के लिए आती है तो पृथ्वीराज चौहान के पुतले पर मारा डाल देती है, जिसे देख उनके पिता अपमानित और क्रोधित हो जाते हैं। इस बीच पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के पत्र को पढ़ने के बाद स्वयंवर में पहुंच जाते हैं और संयोगिता की सहमति पर संयोगिता को अगवा करके अपनी राजधानी ले जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद दोनों शादी कर लेते हैं। फिर आइए जानते हैं पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई के बारे में। तो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज के बचपन के मित्र थे। ये पृथ्वीराज के दरबार के दरबारी कवि भी थे। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान की आत्मा आधारित पृथ्वीराज रासो नाम का ग्रंथ लिखा था। चंद्रवरदाई के पटे श्लोक के कारण ही पृथ्वीराज 8वीं बार युद्ध में शब्द भेदी बाण चलाकर मोहम्मद गोरी की हत्या कर पाए थे। अब आइए जानते हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के युद्ध के बारे में। 3 लाख सैनिक और 300 हाथियों के साथ पृथ्वीराज की सेना काफ़ी विशाल थी, जिसके कारण उन्होंने काफ़ी दूर तक अपने राज्य का विस्तार फैलाया हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में कुल 18 बार युद्ध हुआ, जिसमें 17 बार तो उन्होंने मोहम्मद गोरी को हराया था। 18वीं बार जब मोहम्मद गोरी पराजित हो जाते हैं, लेकिन अंत में मोहम्मद गोरी को वो मार डालते हैं। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो सरहिंद किले के पास तराई नामक स्थल पर हुआ था। और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच प्रथम युद्ध पंजाब तक अपने शासन को फैलाने के दौरान हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने पंजाब में भी अपने राज्य का विस्तार फैलाने का निर्णय लिया, लेकिन उस समय संपूर्ण पंजाब पर मोहम्मद गोरी का शासन था, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान के लिए बिना मोहम्मद गोरी से लड़े पंजाब पर शासन करना नामुमकिन था। इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने अपनी विशाल सेना के साथ मोहम्मद गोरी पर आक्रमण किया और दोनों के बीच हुए युद्ध में अंत में मोहम्मद गोरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान पंजाब पर अपना शासन कर लेते हैं। उसके बाद भी मोहम्मद गोरी ने कई बार पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार वो हार जाता था। लेकिन फिर अंत में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की दुश्मनी के बारे में पता चलता है, तो वो जयचंद की सहायता से दोबारा पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है। ये युद्ध भी तराइन के मैदान में ही होता है। उस समय संयोगिता के स्वयंवर में हुई घटना के कारण कई सारे राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान से निराश थे, जिसके कारण उस समय किसी भी राजपूत राजाओं ने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया, जिसके कारण वे अकेले पड़ गए। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान ने अकेले ही अपने 3 लाख सैनिकों के साथ मोहम्मद गोरी का सामना किया, लेकिन मोहम्मद गोरी की सेना में अच्छे घुड़सवार थे, जिन्होंने मोहम्मद गोरी की सेना को चारों तरफ से घेर लिया, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। और फिर मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई को बंदी बना लिया जाता है। जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के साथ गद्दारी की और उसे भी गद्दारी का फल भुगतना पड़ा। मोहम्मद गोरी ने जयचंद की भी हत्या कर दी और इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गोरी फिर से पूरे पंजाब, दिल्ली, अजमेर और कन्नौज पर शासन पा लेता है। इसके बाद कोई भी राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान की तरह दोबारा दिल्ली पर शासन पाने के लिए अपनी वीरता साबित नहीं कर सका। और अंत में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद गौरी पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई को बंदी बनाकर अपने राज्य ले जाता है, जहाँ पर वो पृथ्वीराज चौहान को बहुत यातनाएं देता है, यहाँ तक कि गर्म लोहे के सरिये से पृथ्वीराज चौहान की आंखों को भी जला देता है, जिससे पृथ्वीराज चौहान अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। उसके बाद मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु से पहले उनकी आखिरी इच्छा पूछते हैं। तब चंद्रबरदाई की सलाह पर पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने के कर्तव्य प्रदर्शन करने की इच्छा वो प्रकट करते हैं। तब चंद्रबरदाई एक श्लोक पर 4 बांस 24 गज अंडुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान पढ़ते हैं, जिसके जरिए पृथ्वीराज चौहान को एक संदेश देते हैं कि मोहम्मद गोरी कितनी ऊंचाई पर बैठे हैं, ताकि पृथ्वीराज चौहान उतनी ऊंचाई पर ही निशाना लगा सके। उसी संकेत पर पृथ्वीराज चौहान बाण छोड़ देते हैं और एक ही बाण में मोहम्मद गोरी के मस्तिष्क को वो भेद देते हैं। उसके बाद अंत में अपनी दुर्दशा से बचने के लिए पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई एक दूसरे की हत्या करके मर जाते हैं।
अब भाई जानते हैं पृथ्वीराज चौहान की कितनी पत्नियां थी। तो पृथ्वीराज चौहान की 13 पत्नियां थी, जिनका नाम है जम्बावती पड़िहारी, दूसरी का पंवारी छनी, दाहिया, जालंधरी, गुजरी, बड़ गुजरी, यादवी पद्मावती, यादवी शशिव्रता, कछवाही, पुड़ीरनी, शशिव्रता, इंद्रावती और संयोगिता गाहड़वाल। तो ये थी पृथ्वीराज चौहान की पत्नियां। अब आइए जानते हैं पृथ्वीराज चौहान से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। तो पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र का नाम था चंद्रबरदाई, जिन्हें वे अपने भाई की तरह मानते थे। पृथ्वीराज चौहान एक वीर और बहादुर राजा के साथ ही इनमें एक योग्य राजा का गुण था, जो अपने प्रजा का भला करती है। यही कारण था कि मात्र 13 साल की उम्र में ही पृथ्वीराज चौहान अजमेर के राजगढ़ के राज्य गद्दी को संभाल लेते हैं। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना की। ये ग्रंथ काव्य ग्रंथ है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के संपूर्ण जीवन को काव्य के माध्यम से बताया गया है। पृथ्वीराज चौहान इतने बहादुर थे कि माना जाता है कि बचपन में उन्होंने बिना किसी हथियार के ही एक शेर के जबड़े को चीर दिया था। पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाढ़ चलाना आता था, जिसके कारण वे मोहम्मद गोरी की हत्या कर पाए। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान की सेना बहुत ही विशाल थी। माना जाता है उनकी सेना में 300 हाथी और 3 लाख से भी ज़्यादा सैनिक थे। यही कारण था कि इतनी विशाल सेनाओं के बलबूते इन्होंने प्रथम तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था। पृथ्वीराज चौहान की समाधि अफगानिस्तान के गजनी शहर के बाहर बनाया गया है। पृथ्वीराज चौहान न केवल भारत के एक वीर राजा थे, बल्कि एक ज्ञानी भी थे। उन्हें 6 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था, जिनमें मगधी, प्राकृत, संस्कृत, पैशाची, शौरसेनी और अपभ्रंश बहुत सारी हैं। यही नहीं, इन्हें गीता, पुराण, गणित, वेदांत, मीमांसा, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र जैसे अन्य क्षेत्र का भी उन्होंने ज्ञान था। और पृथ्वीराज चौहान वंश में जन्मे आखिरी हिंदू शासक थे। तो दोस्तों, आज हमने बात की पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो मुझे उम्मीद है ये आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।